की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे हम सबको अवगत है, वेव 1 में देश में 97,894 केसेस पीक के रूप में ऑब्जर्व किए गए थे। घटते घटते जब यह नंबर उसके बाद सेकंड पीक में हमने जब देखा तो पाया कि वी हैड ए वेरी हाई पीक ऑफ एज हाई हैज 4,14,000 केसेस ऑन ए सिंगल डे। पिछले 7 से 8 हफ्तों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस देश में केसेस में कमी आ रही है। और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं कि देश में 43,393 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप देखें, जहां 1 से 7 मई वाले हफ्ते में देश में ऑन एन एवरेज 3,89,800 केसेस ऑन ए डेली बेस रिपोर्ट हुए थे, उसमें काफी कमी नोट की जा रही है। और अगर हम देखें कि 22% घटाव, 23%, 33%, फिर 31%, और इससे घटते घटते कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले एक हफ्ते में भी 9% गिराव ओवरऑल जो केसेस देश में रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें नोट किया गया है। और ऑन एन एवरेज देश में 42,000 के करीब केसेस डेली बेस पर रिपोर्ट हो रहे हैं। वीक एंडिंग 4 मई के समय पर जहां देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, 2 जून तक घटते घटते वह 262 जिले रह गए। और अगर हम 7 जुलाई वाले हफ्ते में देखें तो वह संख्या घटकर अब 86 जिले रह गए हैं। यानी कि एक रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ 445 डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले अधिक केस रिपोर्ट कर रहे थे, वहां पर केसेस में एक डेफिनेट कमी नोट की गई है। इसी के साथ ही while this being appear to be right news in terms of management, we also realize कि हमारे देश में 90 जिले ऐसे हैं जहां पर से देश के 80% केसेस आ रहे हैं, जिससे यह पता लगता है कि जो एक लिमिटेड एरिया, लिमिटेड ज्योग्राफी में अब केसेस का स्प्रेड नोट किया जा रहा है। और जरूरी है कि वहां पर हम फोकस्ड अटेंशन के थ्रू इंटेंसिव कंटेनमेंट पर कार्य करें, जिसमें मुख्यतः आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे महाराष्ट्र के 15 जिले, केरला के 14 जिले, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय और मणिपुर में 2 से अधिक जिले ऐसे हैं जो कि देश के अधिकतम केसों में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने लाना चाहेंगे कि अगर हम देखें तो आज पाते हैं कि देश में 53% केसेस, अगर हम देखें यानी कि आधे से अधिक केसेस प्राइमरली 2 स्टेट से आ रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र एक है, दूसरी केरला है। तो अगर आप देखें कि पिछले एक हफ्ते के कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में देश में जितने केसेस रिपोर्ट हुए उसके 21% केसेस महाराष्ट्र से आए हैं और 32% केसेस केरला से रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ एक और कॉज ऑफ कंसर्न जो हम लोगों को सबमिट करना चाहेंगे, अगर आप देखें कि जहां एक स्थाई पर 3 जुलाई को महाराष्ट्र में 8,700 के करीब केसेस आ रहे थे, वह घटते घटते 6,700 तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद से पिछले 3 दिनों से भी उसमें एक वृद्धि नोट की जा रही है। साथ ही अगर हम केरला में देखें तो जहां हम 2 जुलाई के समय पर 12,800 के करीब केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट करते हुए देखते थे, वह घटते घटते 8,000 केसेस तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद फिर करीब 14,000 और 15,000 केस प्रतिदिन के हिसाब से रिपोर्ट हो रहे हैं। हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे एफर्ट्स हैं कि स्टेट के साथ मिलकर इंटेंसिव कंटेनमेंट के थ्रू यहां पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल किया जाए। जैसे कि हम सबको अवगत है, एक स्थाई पर जब देश में केसेस बढ़ने शुरू हुए तो हमने एफर्ट किए कि हमने उसी अनुपात में टेस्टिंग को बढ़ाएं। और जब 30 अप्रैल से 6 मई वाले हफ्ते में देश में हाईएस्ट पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ 21.6% नोट की गई, तब देश में 18 लाख से अधिक टेस्ट प्रति रोज उस अनुपात में हम कर रहे थे। और अब जब जैसे कि केसेस में पॉजिटिविटी में कमी नोट की जा रही है, तब भी उसी अनुपात से, उसी श्रद्धा के साथ हम लोग टेस्टिंग पर भी अपना फोकस स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके बनाए हुए हैं। और अगर हम देखें कि अब ओवरऑल एवरेज टेस्ट पॉजिटिविटी पिछले एक हफ्ते में देश में 21.6% से घटकर 2.6% रह गई है। और अगर हम पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी देखें तो इट इज एज लो एज 2.42%। While this is the broader picture, we would also like to highlight कि हमारे फील्ड स्थाई पर किए हुए एफर्ट के द्वारा जहां देश में 37,000 के करीब 37 लाख के करीब केस जो थे एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 4.58 लाख के करीब रह गए हैं। और साथ ही
रिकवरी रेट में भी एक विजिबल वृद्धि नोट की गई है। तो 82.8% से बढ़ते बढ़ते अब हम 97.2% ओवरऑल रिकवरी रेट देश में नोट कर रहे हैं। साथ ही जरूरी है कि हम समझें, आइडेंटिफाई करें वह एरिया जहां पर कि अभी भी सैंपल पॉजिटिविटी या केस पॉजिटिविटी अधिक है, विच इंडिकेट्स कि यहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा है। उसके संदर्भ में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, अभी भी देश में 66 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी वीक एंडिंग 8 जुलाई पर हम नोट करते हैं, जिसमें मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट की हमारी सारी स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम एंड नागालैंड है। और साथ ही और दूसरी स्टेट्स को अगर हम देखें तो पाते हैं राजस्थान में इसी तरह 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, साथ ही केरला में 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उड़ीसा में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और कुछ अन्य स्टेट है जहां पर एक एक डिस्ट्रिक्ट में 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। जरूरी है कि हम एफर्ट्स करें कि यहां पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, लोकलाइज क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और कंटेनमेंट का कार्य सुचारू रूप से इन प्रांतों में किया जाए। वैक्सीनेशन के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे, देश ने 36 करोड़ का आंकड़ा भी इन टर्म्स ऑफ डोजेज बीइंग गिवन टू पीपल कंप्लीट किया है। 36.9 करोड़ टोटल डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल डोजेज हम देखें तो 1.76 करोड़, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.74 करोड़, पीपल एजेड अबव 45 ईयर्स जो एक हमारा प्रायोरिटी एज ग्रुप है उसको 21.21 करोड़ और 18 से 44 वर्ष के लोगों को 11.19 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। इसी के संदर्भ में हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑन एन एवरेज कैसे देश में एफर्ट्स करते हुए हम वैक्सीनेशन रेट को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। जहां जनवरी के माह में देश में ऑन एन एवरेज प्रति रोज 2.35 लाख वैक्सीन डोजेज दी जा रही थी, वह अप्रैल के माह तक बढ़ते बढ़ते करीब 30 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से हम दे रहे थे। मई के माह में इसमें कुछ कमी नोट की गई और रिवाइज गाइडलाइंस के तहत कार्य करते हुए हमने देखा कि जून के माह में अप्रोक्सीमेटली 40 लाख डोजेज प्रति रोज के हिसाब से देश में हम दे पा रहे हैं। और जुलाई में अब तक देखें तो ऑन एन एवरेज 41.6 लाख डोजेज अभी देश में दी जा रही हैं। अगर हम देखें कि टोटल वैक्सीनेशन डोज एक एक माह में कितनी दी गई हैं तो हम पाते हैं कि अप्रैल में 8.99 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 9 करोड़ डोजेज दी गई। इसी तरह से मई के महीने में 6.1 करोड़ डोजेज और जून में वह गति बढ़ते हुए 11.97 करोड़ डोजेज दी गई हैं। अगर हम देखें कि विद इन जून ऑल्सो, जबकि रिवाइज पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार जिसमें कि 75% डोजेज देश के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट को फ्री दी जाती हैं, उस समय से हम देखें तो पाते हैं कि ऑन एन एवरेज देश में 5.26 करोड़ डोजेज 21 जून से 30 जून तक दी गई। और अगर हम प्रति रोज का औसत देखें तो पाते हैं कि 52 लाख के करीब डोजेज प्रति रोज के हिसाब से उस समय में दी गई हैं। 1 to 7 जुलाई में भी अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 2.91 करोड़ डोजेज देश में अब तक दी जा चुकी हैं। इसमें मुख्यतः अगर हम देखें कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप का क्या कवरेज है तो हम देखते हैं कि हेल्थ केयर वर्कर को फर्स्ट डोज को जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसमें 87.5% लोगों को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है और साथ ही इसमें से सेकेंड डोज बेस्ड ऑन देयर एलिजिबिलिटी उसमें करीब 62.9% लोग कवर हो चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर यानी कि म्युनिसिपल वर्कर्स, वह लोग जो हमारी कंटेनमेंट जोन और फील्ड फंक्शंस को देखते हैं, उसमें एलिजिबल पॉपुलेशन का 90.9% फर्स्ट डोज के द्वारा कवर हो चुका है और इस ही पॉपुलेशन को 50.4% लोगों को सेकेंड डोज भी दी जा चुकी है। साथ ही 45 प्लस एज ग्रुप जो कि अगेन प्रायोरिटी एज ग्रुप है, उसमें फर्स्ट डोज में 46.5% और सेकेंड डोज में 14.0% लोगों को हम दे चुके हैं। साथ ही हमने जैसे कि 18 to 44 एज ग्रुप में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें अब तक एलिजिबल पॉपुलेशन का 17.8% पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दी जा चुकी है। यहां जब हम इस विषय में बात करते हैं कि देश में केसेस कम हो रहे हैं, एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, साथ ही ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़ रहा है, हमें यह सब फिर भी ध्यान रखना है, जैसे कि पिछले बार भी हमने इस मंच से चर्चा की थी कि सेकेंड वेव अभी खत्म नहीं हुई है, खतरा अभी टला नहीं है। जरूरी है
कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, जो फॉलोअप करना है, हम उसको उसी सुचारू रूप से करते रहें ताकि हम एक स्थाई पर सेकेंड वेव को पूरी तरह से क्लोज कर सकें। इस विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करते तो हम देखें कि दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनाइटेड किंगडम में जब वहां पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई, और जहां सेकंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहां पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से, कुछ समय से वहां पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं, और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहां पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि वायरस का बिहेवियर क्या है, और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थाई पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, हम आप लोगों की दृष्टि में यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। इसी तरह से इन देशों के साथ साथ अगर हम और देशों को भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पीक में सेकंड पीक से भी अधिक केसेस नोट किए गए हैं। जहां एक स्थाई पर 7,000 की पीक पिछले समय पर नोट की गई थी, अब वहां पर 9,000 से अधिक केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहां पर एक्सट्रीम स्टेप इन टर्म्स ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन भी उसको प्लान करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास के और देशों में देखें तो साउथ कोरिया में, जहां पर एक समय पर केसेस अच्छे तरीके से मैनेज हो गए थे, लेकिन जब केसेस में वृद्धि नोट की गई, जब वहां पर मल्टीपल पीक्स के स्थाई पर देखा गया कि जहां पर 1,000 केसेस एक समय पीक पर आते थे, अब दोबारा से वहां पर केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है और 900 के करीब केसेस प्रति रोज वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो उन्होंने मास्क से संबंधित रिलैक्सेशन इशू की थी, उसको फिर से उन्होंने बढ़ाया है, रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया है, और साथ ही जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहां पर रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने का कार्य कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है। नॉट ओनली साउथ कोरिया, हमारे पास के देश में अगर हम इंडोनेशिया में भी देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर भी एक डिस्टिंक्ट पीक, बहुत ही अधिक गति से बढ़ती हुई पीक नोट की जा रही है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे, पाएंगे, जहां एक समय पर उनके यहां पर पीक 12,700 केसेस प्रति रोज के औसत से आ रही थी, इस समय वहां पर 28,000 के करीब केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे कि वहां के हेल्थ सिस्टम को एक एक्सेसिव स्ट्रेन का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय इस विषय में बात करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कल चर्चा की थी, उस बारे में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज और कई वीडियोज हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही दुखद परिस्थिति हो सकती है और हमारे अंदर इस विषय में भय की भावना पैदा होनी चाहिए। उन्होंने बल देकर कहा था कि हमारे कोविड योद्धाओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा संचालित इस पैंडेमिक के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर के साथ चल रही है। हमें अपने देश की आबादी की एक बड़ी संख्या में लगातार टीकाकरण करने का कार्य एक स्थाई पर हम कर रहे हैं। टेस्टिंग की मात्रा भी हम कंसिस्टेंटली हाई मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन इस समय में कोई भी लापरवाही या कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड-19 से चलती हुई हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमजोर पड़ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाल की तुलना में, हाल के महीनों के कंपैरिजन में जरूर केसेस में संख्या में कमी आई है। उस स्थिति में लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन सभी को याद रखना है कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। अभी भी कई देशों में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और वायरस की म्यूटेशन को भी मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह हो, भय पैदा ना हो लेकिन लापरवाही भी ना हो, और बल्कि लोगों से अपील की जाए कि वह हर संभव सावधानी बरतें ताकि हम
आने वाले समय भी इस महामारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस अपने आप को बचा सकें। इस समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में की हुई अपील के संबंध में हम एक विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। वाइल एक स्थाई पर रेगुलेटरी एक्टिविटीज का एक रोल है, लेकिन शुरू से हमारी कोविड की लड़ाई समाज को साथ लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से करने वाली लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य, जो एक्टिविटीज हम कर रहे हैं वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। ये जरूरी है हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के समय पर जब भी बात करते हैं, 3 विषयों पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते हैं। यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी, और साथ में हमने हमेशा कहा है कि हम हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का पालन करें। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझे कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की जरूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए जरूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस्ड बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और जरूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। इस विषय में हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहते हैं, प्रजा में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आज जरूरत है कि हम सोचें कि हमारे किस बिहेवियर से हम कितना कोविड सेफ रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी बिहेवियर कोविड सेफ बिहेवियर नहीं होता है, ना हम अपने आप को इन्फेक्ट करने का खतरा लेते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको भी इन्फेक्ट करने का, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे एल्डरली हैं, उनको इन्फेक्ट करने का खतरा बना रहता है। और ओवरऑल सामाजिक स्थाई पर लड़ने वाली इस कोविड की महामारी की लड़ाई में हम फिर से फेल हो सकते हैं। यह ध्यान हमें रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कोविड सेफ ना हो। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद, थैंक यू। 2 चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे। जो बात लव अग्रवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे, एक तो उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है कि इन मैसेजेस को आप अपने द्वारा देश तक पहुंचाइए। उसमें 2 बातें सामने आ रही हैं कि उन देशों में जहां पे की सिचुएशन कंट्रोल में दिखाई दे रही थी, उनमें नई तरह से वायरस सामने आ रहा है। उन देशों में हमारे आसपास के देश भी हैं और यूरोप में भी ये समस्या चली हुई है। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, अगर हम पर मिलियन के हिसाब से चलें, केसेस कितने आ रहे हैं, तो कुछ देशों में जो पर मिलियन का स्केल है वो हमारी पीक से भी ज़्यादा है ऑलरेडी इस स्टेज पे। तो ये वायरस घूम फिर के फिर इन्फेक्ट करता है ससेप्टेबल पॉपुलेशन को। ये हमारी लड़ाई अभी जारी है और ये हमें दर्शाता है कि वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड। अपने देश में भी हमें सजग रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और उसी से क्यू लेते हुए अगर हम अपने देश की तरफ वापस आते हैं तो देखते हैं कि कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में,
और लापरवाही हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे खास तरह से, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके वहाँ पहुँचे हैं और रिलैक्स करने के लिए पहुँचे हैं, एक और रिलैक्सेशन का माहौल होता है, रिक्रिएशन का माहौल होता है, तो उसमें हमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की गई और आप जान भी रहे हैं, पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहाँ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से मिक्स एंड मिंगलिंग होगी, इस तरह से दूरी घटेगी, तो वायरस के लिए एक से दूसरे से चौथे पे पहुंचना आसान हो रहा है, हो गया है, होता रहा है, और हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये किस तरह से इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच करी जाए। टूरिज्म होना चाहिए, जितनी रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी बढ़नी चाहिए, लाइवलीहुड होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वो काम करते हुए लापरवाही बरतेंगे और डिसिप्लिन की तरह नहीं करेंगे, और सिंपल जो प्रिकॉशंस कही गई हैं, बार बार कहा गया है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सफाई रखनी है, ये बार बार जो मैसेजेस दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन्होंने इस चीज़ को लीड किया और अभी भी आज वो इतना रेलेवेंट है, वो सारा जो जनता के लिए अपील है, तो ये सीरियस सिचुएशन हो सकती है और इसको अभी भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि ये सब जहां होगा वापस आएंगे, आगे मिक्स मिंगलिंग होगी, आगे बात बढ़ेगी और वायरस का प्रकोप बढ़ेगा। This is a cause for concern. We want to place on record serious cause of concern because of the visuals that are being witnessed, where crowds are mingling, social distancing is not being maintained, masks are not being worn, and this has been highlighted in no less a place as the cabinet meeting taken by the Honorable Prime Minister yesterday. So एक बार ये अपील है कि ये इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो टाइम अभी आया नहीं है जब ये हम सब कुछ कर सकते हैं, जब आएगा तो सब कुछ ही आएगा वापस, लेकिन तब तक हम अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, इस तरह से हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम सिर्फ वायरस को ही मौका देंगे और वायरस हमारे पे हावी होगा। बहुत बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में पहुंचे हैं कि केसेस डिक्लाइन पे हैं, थोड़े ही जिलों में सिचुएशन खराब है, यह हम मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमसे छिन सकता है क्योंकि अभी भी हमने पूरी तरह से वायरस के ऊपर काबू नहीं पाया है। और वो मौका अगर हम देंगे जिससे वायरस फैलता है, वायरस को मौका मिलता है, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन लॉन्च होती है, दैट इज समथिंग विच वी कैनॉट अफोर्ड। सो प्लीज इसके बारे में आप इस मैसेज को बढ़ाइए और जन आंदोलन, पॉजिटिव जन आंदोलन वायरस के खिलाफ हमारा चलता रहना चाहिए और भी तेज गति पे लाना चाहिए। I then want to emphasize the second point, and that is in relation to the vaccination of pregnant women. As you are aware, last week guidelines for administering vaccine to pregnant women have been issued. These guidelines have been concluded after deep discussions, evaluation of scientific data, and the scientific data is now totally in favor of pregnant women receiving vaccine. The 3 vaccines that we have are entitled to be used in pregnant women. इसी उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये क्यों ज़रूरी है, ये खुल के बात आनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कोर्स बढ़ना चाहिए कि ये जो समूह है गर्भवती महिलाओं का, उनको अब वैक्सीन लेने की तरफ, वैक्सीन से जोड़ने के लिए हमारे कदम होने चाहिए और बेधड़क उनको ये वैक्सीन लेना है। ये याद रहे कि गर्भावस्था में कोविड का प्रकोप लगभग उतना ही होता है जैसे आम व्यक्तियों को होता है, उस उम्र में जैसे आम व्यक्तियों को होता है उतना ही होता है। लेकिन अगर कोविड का प्रकोप गर्भवती महिला में होता है तो उसकी सीरियसनेस बढ़ जाती है। It is a more serious disease in a pregnant woman because at that stage the physiology of the lady is different. There are other complications of pregnancy that may be there, may not be there. Nonetheless, it's a different physiology, it's a different way in which the body is responding. It is about 2 lives, 2 जिंदगियां हैं, एक जिंदगी नहीं, 2 जिंदगियां हैं।
और इस सिचुएशन में वायरस का प्रकोप नॉर्मल व्यक्तियों की बजाय प्रेग्नेंट वुमेन में ज्यादा होता है, सीवियर इलनेस हो सकती है। इसलिए एक खास रीजन है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन लगाएं। नंबर 2, कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो बढ़ जाती हैं अगर कोविड प्रेग्नेंट वुमेन में होता है। प्री टर्म डिलीवरी, जो पूरे प्रेगनेंसी का पीरियड ना होके प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाना, जो टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है जबकि बच्चा भी पूरी तरह से तैयार नहीं है बाहर की दुनिया के लिए। सो प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म बर्थ का चांस, प्री टर्म लेबर का चांस बढ़ जाता है। उससे महिला को भी नुकसान हो सकता है और अगर प्रीमेच्योर बेबी पैदा होते हैं तो फिर उनकी अपनी ही कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसलिए उस कॉम्प्लिकेशन के आने से कोविड की सिचुएशन में प्रेग्नेंट वुमन में जब होता है तो ये एक और रिस्क हो गया, तो बच्चे को भी रिस्क हो गया। प्रेगनेंसी की एक नई कॉम्प्लिकेशन आ गई, सीवियर डिजीज आ गई। तो कुल मिला के मैसेज ये है कि क्लियर है कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड रिसीव वैक्सीन। इसको थोड़ा वक्त लगा ये रिकमेंडेशन बनने में, क्योंकि वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में जैसे जैसे नॉलेज एकत्र हुआ उसके बाद ही ये रिकमेंडेशन करी जा रही है दुनिया भर में। तो और उसी तरह से अब रिकमेंडेशन आपके सामने हमारे देश के लिए आई है। तो मेरी विनती है सरकार की तरफ से कि गर्भवती महिलाओं को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करें, परिवार उनकी मदद करें, समाज उनको वैक्सीन की उपलब्धता जहां है उन सेंटर्स के साथ जोड़ें। और इसके लिए कोई टेस्ट कराना है पहले से, कोई बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाइए अपना वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन आर सेफ, वैक्सीन आर इफेक्टिव। और ये मुहिम हमारे देश में शुरू होनी चाहिए कि प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं भी उसी तरह से पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वैक्सीन को अपनाएं। इसी में मैं ये भी जोड़ना चाहूंगा, जैसे हमने पहले कहा है कि महिलाएं जो स्तनपान करा रही होती हैं उनको भी वैक्सीन लगना चाहिए। कोई भी रिस्क नहीं है उनको या उनके बेबी को, उनके बच्चे को। इसी प्रकार दोबारा कहना चाहेंगे, वैक्सीन कैन बी गिवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, नो प्रॉब्लम। फिर कहना चाहेंगे कि इन वैक्सीन का कोई भी रिस्क, इनफर्टिलिटी का, बांझपन का कोई रिस्क नहीं है। तो महिलाओं को एज अ फुल कम्युनिटी सब तरह से वैक्सीन को के समूह में आना है, वैक्सीन लगने हैं, वैक्सीन का टेकअप होना है। और जो थोड़ा सा इम्बैलेंस रहता है पुरुषों और महिलाओं में, वैक्सीन थोड़ा सा कम मिला हुआ है, उस तरफ हमें पूर्ण करते हुए हर उम्र की महिलाओं को, जो वयस्क हैं, उनको टीके लगने चाहिए और उसमें हम सबको मदद करनी चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। और इस काम में बढ़ोतरी लाने के लिए मीडिया का रोल है, उस रोल को आप अपनाइए। और इसी तरह से जो हम प्रोफेशन है हमारा, उसको भी इसके साथ जुड़ के, इस काम में जुड़ के इसको पूरा करना चाहिए। जब वो बात कर रहे थे पर्यटक स्थलों की, तो एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी जिम्मेवारी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो नॉर्म्स हैं, जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रोक्लेम की गई हैं, बताई गई हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि इन्फोर्स करिए। और ये इन्फोर्समेंट बिल्कुल सिंपल बिहेवियर्स की है, जिनको सब अब तक सब जानते हैं। इसी प्रकार वहाँ के जो कम्युनिटी हैं, मार्केट वेलफेयर सोसाइटीज हैं, जिनके साथ पर्यटन की एक्टिविटीज जुड़ के वहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बढ़ोतरी आती है, वहाँ की वाइब्रेंस आती है उस जगह की, उनकी भी जिम्मेवारी है कि ये सुचारू रूप से वहाँ पे आए जाएं। लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के जो नॉर्म्स हैं, दूरी बनाना है, मास्क को प्रमोट करना है, प्रिकॉशंस लेना है, ये भावना और ये माहौल, वो एम्बियंस भी साथ साथ चलना चाहिए। तो हम बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल पैदा कर सकेंगे कि जिंदगी भी चले, रिक्रिएशन भी हो, टूरिज्म भी हो, लाइवलीहुड भी हो, लेकिन साथ साथ कोई लापरवाही कोविड वायरस के जो बढ़ोतरी देती है, ऐसी लापरवाही ना हो। ये दोनों चीजें साथ चल सकती हैं और हमें यही करना चाहिए। लेकिन किसी भी हालत तक SARS-CoV-2 वायरस को अब हमें हावी होने का मौका नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take questions. 50.
Sir, there are also cases of Zika virus, around 14 cases that are being reported from Kerala. So what is the response of the Health Ministry at this point? Because Kerala already is reeling under the number of COVID cases already. There are some Zika cases which have been reported from Kerala. To monitor the situation and to support state government in that endeavor, a 6-member senior team which consists of people from public health point of view, which also consists people from vector control, clinician from AIIMS. This team has already been issued instructions to reach there and support state government in terms of management of Zika there also. Okay, number 10. सर मैं पवन हूँ दैनिक भास्कर से। सर अभी आपने बताया कि 53% जो केसेस हैं केरला और महाराष्ट्र से हैं, 21 और 32। तो सर आखिर स्पेसिफिक कोई रीजन है जो जिसकी वजह से यहाँ इतने केसेस हैं और इसके लिए क्या आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं और देश में ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अलावा भी अगर कुछ। सर ओवरऑल कोविड मैनेजमेंट जैसे हमने बताया 5 मुख्य केंद्र बिंदु पर आधारित है। 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी इसकी हम कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते आए हैं। सबसे पहले फोकस ऑन टेस्टिंग, टाइमली टेस्टिंग, ताकि हम केस को जल्दी आइडेंटिफाई कर सकें। जब हम केस को आइडेंटिफाई करें या कोई सिम्टम पाते हैं किसी के भी अंदर फील्ड स्थाई पर, उससे लिंक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यानी कि ट्रैक, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और साथ में कंटेनमेंट से रिलेटेड एफर्ट्स। थर्ड इज दिस थिंग टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। द थर्ड कॉम्पोनेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट इज कि या तो वह पेशेंट डिपेंडिंग ऑन हिज हेल्थ कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन अदर पैरामीटर्स, क्या हम उसको होम आइसोलेशन में मॉनिटर करें या जरूरत पड़े तो उसको हॉस्पिटल सेटिंग में ले जाकर ट्रीटमेंट किया जाए, डिपेंडिंग अगेन ऑन द सीवियरिटी ऑफ केस, वेदर दैट केस ओनली नीड आइसोलेशन तो हम उनको कोविड केयर सेंटर में लेके जाए। अगर किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है तो हम उसको कोविड हेल्थ सेंटर पर लेके जाए। किसी को कोई सीवियर केस है तो हम उसको जहां आईसीयू या वेंटिलेटर सपोर्ट हो तो हम उनको वहां से कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स में लेकर जाएं। इसके साथ ही फोर्थ कंपोनेंट है फोकस ऑन वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन इज ए इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव टूल विच कैन हेल्प अस इन लॉन्ग टर्म फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड। पांचवा और सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमने आपने भी इसके बारे में कहा है, इज अबाउट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो 2 तरह की वैक्सीन हमारे सामने है। एक वैक्सीन है सोशल वैक्सीन इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, दूसरी वैक्सीन है जो कि हमने प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करके जो हम फील्ड पर लगा रहे हैं। अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को ध्यान रखें और टाइमली टेस्टिंग करें, कंटेनमेंट पर ध्यान रखें और साथ ही ट्रीटमेंट पर हमारा फोकस बना रहे तो हम केसेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे इस विषय में आपने कहा है कि कुछ स्टेट्स में अगर केसेस आते हैं तो ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के साथ चर्चा करती है, आइडेंटिफाई करती है कि क्या एडिशनल स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम उन केसेस को कंट्रोल कर सकें। दूसरा, हम स्टेट की नॉलेज में यह भी लाते हैं बेस्ड ऑन द डिटेल्स अवेलेबल कि क्या कारण हो सकते हैं केसेस बढ़ रहे हैं। जैसे हम आपसे एक शॉर्ट में अगर हम बताना चाहें तो देखिए केसेस बढ़ने में हमने इससे पहले कई बार बात की, इट इज अबाउट ह्यूमन होस्ट, इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। तो अगर हम प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज के रूप में प्रॉपर आइसोलेशन, प्रॉपर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रोसेसेस को फॉलो करें तो हम काफी हद तक चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। और यह विषय कंटिन्यूड बेसिस पर नॉट ओनली स्टेट गवर्नमेंट बट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बातचीत करके उस बारे में फोकस करने के लिए कहा जाता है। 107। सर, भारत में 12 से 18 साल के बच्चों के इस्तेमाल के लिए जाइडस कैडिला की जो वैक्सीन है वो कब तक उपलब्ध हो जाएगी? क्योंकि ये बताया गया कि शायद ट्रायल इसका कंप्लीट हो गया है। जाइडस कैडिला ने अपने वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल का जो डेटा है वो सीरियस को, DCGI को सबमिट किया है पिछले हफ्ते और उसकी जांच जो वैज्ञानिक इंफॉर्मेशन आई है, डेटा है, एविडेंस है, उसको एग्जामिन किया जा रहा है और वो इस प्रोसेस में इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, सबमिट की जाती है। दैट प्रोसेस इज वेरी वेरी एक्टिवली ऑन एज वी हैव स्टेटेड फ्रॉम दिस पोडियम ऑल्सो। उस ट्रायल में बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है और अभी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जब ये सारा डेटा की इवैल्यूएशन हो जाएगी साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा तो जो भी रिकमेंडेशन सामने आएगी उसको हम फॉलो करेंगे। और वो रिकमेंडेशन में अगर ये भी पाया जाता है कि
there is enough evidence to support vaccination by this vaccine for children between 12 to 18, let's say, and that also will be provided at that time, depending on the data and robustness of the data, scientific evidence that it is an effective vaccine. So we should wait for that process to be over. We should wait for the decision to be made by our scientific system that exists in the DCGI. 18. सर, मास्क रिलेटेड प्रोटोकॉल के बारे में मेरा एक सवाल है। हम लोग दिल्ली की सड़कों पर देखते हैं कि लोग तैनात हैं मोबाइल लेकर आपकी गाड़ियों तक में, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप आपने कई अभी फंक्शनों में देखा होगा, उनके मास्क दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लीडर किस तरह का संदेश जनता को देना चाहते हैं? क्या आम पब्लिक या पॉलिटिकल क्लास में कोई डिफरेंस है प्रोटोकॉल का? बी सवाल ये है कि जिन लोगों ने 2 डोज ले रखी हैं और उनके पास सर्टिफिकेट है, तो जब उनका चालान काटने आए तो क्या उनकी माफी नहीं होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो विषय आपने कहा है, एक बड़े जेनरिक अप्रोच में हमें समझना है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर is uniformly applicable and is one of the most important tool to manage COVID-19. यहाँ हम किसी विशेष वर्ग की बात करें या समाज के किसी भी वर्ग की बात करें, हमारे लिए जरूरी है कि यह बिहेवियर हर लेवल पर इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई इंडिविजुअल एग्जांपल देना चाहेंगे तो हमारा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जरूरी है कि हर वर्ग पे उसी स्थाई पर फॉलो किया जाए। और इसी के तहत हमने आपको दिखाया उस वीडियो के अंतर्गत भी कि कैसे कुछ स्थाई पर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ना फॉलो के करने के कारण हमें भय है कि वहां पर कोविड केसेस फैल सकते हैं और उनके द्वारा और दूसरे प्रांतों में भी कोविड केसेस फैल सकते हैं। तो यूनिफॉर्मली फॉलो करने वाली स्ट्रैटेजी है, सबको करना चाहिए। जो आपने वैक्सीनेशन के विषय में कहा है, आपको माननीय प्रधानमंत्री ने एक बहुत शॉर्ट में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया है कि दवाई भी कड़ाई भी। हम वैक्सीन लें, वैक्सीन विल सपोर्ट अस, वैक्सीन विल हेल्प अस टू प्रिवेंट गेटिंग इन्फेक्टेड टू बिगिन विद। वर्स्ट केस सिनेरियो, इवन इफ वी गेट इन्फेक्टेड, अगर हम इन्फेक्ट होते भी हैं तो हमारी डिजीज की सीवियरिटी बहुत कम होगी। लेकिन जरूरी है कि जब हमने वैक्सीनेशन लिया है तब भी हम कोविड सेफ बिहेवियर का उसी हिसाब से पालन करें। 58। सर, अभी आपने तस्वीर दिखाई केम्प्टी फॉल की और आपने बताया कि कल प्रधानमंत्री जी ने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में क्या कहा है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा बोला है कि वो सस्पेंड नहीं करेंगे। कांवड़ यात्रा इस बार उत्तर प्रदेश में निकाली जाएगी और यूपी के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से भी बात की है इस विषय में और कहा है कि कोऑर्डिनेशन करके इस बार कांवड़ यात्रा जो कि पिछले साल सस्पेंड की गई थी इस बार निकाली जाएगी। तो क्या सर इसको लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी? क्योंकि कांवड़ यात्रा ने देखा है किस तरीके से कुंभ में कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हुआ। सर, यहाँ ये जरूरी है कि हमने आपको इसी मंच से कई बार एक ही बात बताई है। एक पर्टिकुलर समय तक जब देश में बहुत अधिक इन्फेक्शन का स्प्रेड नोट किया गया, तब आप देखेंगे कि हर स्टेट में रिक्वायर्ड एक्शन लिया गया इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग लार्ज स्केल रिस्ट्रिक्शंस और ऑल्सो पुट इन प्लेस। बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई। जैसे जैसे केसेस में कमी आई, तो जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विषय में भी एक बार कहा था कि जान भी जहान भी, तो उन दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे बढ़ना है। आप देख रहे हैं कि अब हर स्टेट पर, हर लेवल पर रेस्ट्रिक्शन में थोड़ी इजी किया जा रहा है। उस समय पर बहुत जरूरी है कि जब हम इस कंपोनेंट में बात करें कि एक तरफ इकोनॉमी चले, एक तरफ हम अपनी रेगुलर लाइफ को सुचारू रूप से चलाएं और रेस्ट्रिक्शन से बचें, और रेस्ट्रिक्शन में जो रिलैक्सेशन आए, तो जो भी कार्य किया जाए, फील्ड स्थाई पर जो भी कार्य किया जाए, वह कार्य कोविड सेफ करके किया जाए, यह बहुत मुख्य हो जाता है। तो आप अगर एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में पूछेंगे, जैसे इससे पहले हमारे मित्र ने एक पर्टिकुलर वर्क के विषय में पूछा था, इस विषय में फिर हम आपसे कहना चाहेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो गाइडलाइन दी जाती हैं, वह किसी विशेष वर्ग के लिए ना होते हुए एक क्लैरिटी होती है कि किस प्रोसेस को फॉलो करके हमें रिलैक्सेशन दी जानी चाहिए, और वही हम स्टेट को अवगत कराते हैं। जरूरी यह है कि जब हम कोई भी कार्य करें, इज इट गोइंग टू बी डन इन ए कोविड सेफ मैनर, इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। 15।
Two quick questions, sir. One, where is Moderna stuck? How much time is it going to take? And the other is about the Lambda variant, the new variant. How much do we know about it? Is it a concern for India? On the Moderna vaccine, as you know, this vaccine is now under emergency use authorization. The government is working actively with the manufacturers to see how to make this vaccine available in the country, importing into the country, and those efforts are on. There is a process that has to be gone through. There are contractual understandings to be developed, and this process is being actively pursued. On Lambda variant, you want to comment? Lambda variant is a variant of concern, variant of interest, which has originally been detected in Peru. It has spread to, and there it has been somewhat dominant in their pandemic. It has spread to Europe. It has been detected in some other countries as well. As I said, it is a variant of interest. That means its total significance is still being explored. And as far as we know, this has not entered our country. We have not detected this variant in our country. Our surveillance system, a very effective INSACOG surveillance system, will detect it should it happen to come into our country, because when you do sequencing, then all this will be picked up. So we should watch for that space in terms of how this or any other variant for that matter would appear. As I said, it is a variant of interest. That means its public health significance is being watched, but it has not been proven for excessive transmissibility or for impact on excess severity or any other public health issues such as issues related to vaccine, etc. We should be watchful for these variants because the virus is under pressure the world over, and once the virus goes under pressure, then it tends to pick up characteristics which help in survival and so on. So that's an evolutionary process. But as of now, yes, we should be watching such variants for their presence in our country. But as of now, we have no evidence that this has been detected in any part of our country. Anything that you want to add? Sir, Jesse Sarnik, I'll just add one or two small points on the top of it. So this is the 7th variant of interest which has been identified by WHO on June 14th. और अब तक 25 देशों में इस पर्टिकुलर वेरिएंट को पाया गया है. देश में अभी तक कोई भी केस इसका नहीं पाया गया. इंसाकॉग इसको मॉनिटर करता है जैसे आप लोगों की नॉलेज में है, और वी आर वॉचफुल ऑन दिस इशू. प्राइमरली यह वेरिएंट जो पाया गया है पेरू में पाया गया है, जहां पर कि 80% के करीब इन्फेक्शन पेरू में इस पर्टिकुलर वेरिएंट से नोट किए गए हैं, या अदरवाइज ये पाया गया है जैसे कि साउथ अमेरिका के बाकी देश हैं जो कि इक्वाडोर और अर्जेंटीना में कुछ केसेस इससे संबंधित यूके और यूरोपियन कंट्रीज में भी पाए गए हैं. और इंसाकॉग की तरफ से एवरीथिंग गेट्स मॉनिटर्ड, और जो भी कोई इसका पब्लिक हेल्थ इंपैक्ट होगा जैसे सर ने कहा है उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा. नंबर 2. सर, कुछ राज्यों ने चिंता जताई है कि उनका वैक्सीन की कमी है, और दिल्ली के अंदर भी देख रहे हैं कि कोवैक्सीन का पहला डोज नहीं मिल रहा है, और ऐसे कई और दूसरे एनसीआर में भी देखा जा रहा है. तो वो कब तक अवेलेबल होगा लोगों के लिए? देखिए, वैक्सीन की ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रोडक्शन जितनी आ रही है उसके साथ एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. अब ये जो विजिबिलिटी ऑफ द वैक्सीन इनटू फ्यूचर, नियर फ्यूचर जो है वो सीधी तरह से शेयर की जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि आप अपनी प्लानिंग उसी तरह से आगे बढ़ाएं, और जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ती है उसको आगे उसकी पेस पिकअप होनी चाहिए, ज़्यादा सेंटर्स भी बन सकते हैं. तो इट्स अ वेरी वेल कैलिब्रेटेड process that we should be undertaking.
ऑब्वियसली जब पहली डोज मिल गई है तो दूसरी डोज ड्यू है, तो दैट टेक्स अ प्रायोरिटी इन अ वे, ताकि वो डिले नहीं हो, वो पूरा होना चाहिए. सो इट इज, दीज आर प्रैक्टिकल इश्यूज विच the state governments and the concerned authorities and teams are carefully balancing as we move forward. When there will be more vaccine availability, things will ease up, but then this is the way we should move. But also I urge that the vaccine availability in the private sector should be utilized optimally. We should look at that chain, that channel of availability also, because there may be vaccine on that side being available, and we should encourage people, and we should also help people to receive vaccines from the private channel as well. But yes, the short answer is that it should be a well-calibrated process based on the expected supplies, and then planning it out in a very accurate way to make sure that there is access to those who deserve the second dose, but also then it is increasingly available for the first dose to all the segments of our population. Number 29. So it's on the same vaccination rate. Even now our vaccination rate is daily averages somewhere around 41 lakh, but we have a target of 1 crore vaccination per day. Do we have any estimate of when we can reach that target first? Second thing, on the point that you raised, you highlighted about the private sector. Several chief ministers have written to the center saying that the quota for the private sector should be reduced from 25% to 10%. Is the center anything thinking about on that? Sir, let me start by the first point you raised, and you highlighted very aptly by mentioning that when we started with around 2.35 lakh vaccine doses being given per day, to the state that we have come to 41 lakh vaccinations per day. What we all need to understand and appreciate is the challenge in terms of how the vaccines supplies have been enhanced, the production have been enhanced by regular hand holding with the manufacturers in the last 6 months. This all has been, we are able to come to a level where from 2 lakh to 40 lakh we have been able to come because we followed with all these manufacturers to ensure that their production gets increased. Second point we need to understand is that it is critical that this whole process of vaccine logistic management is also being done almost in just-in-time approach. The management approach in terms of identifying how much vaccines are going to get produced, from there they will get tested, from testing they will be sent to each and every corner of this country, even the remotest part of the country, doing advanced planning that in which state how many vaccine doses will reach on today, how many will reach tomorrow and the next day. Based on that, we have been working and collaborating with states to ensure that 75% of the production of the vaccine in the country is made available free to states for delivery. It is equally important to understand when this type of consistent efforts are being done to increase the production, we should not get marked by this so-called, the point you said there is a target of 1 crore. The target is not 1 crore alone. The target is that are we able to work with vaccine manufacturers to increase the production of vaccines to the extent that we are able to cover as early as possible the required population of this country. And that is what government has kept as a target for itself. So please understand that we are collaborating with states in terms of ensuring two ways. One is the increased production by working with manufacturers. Second is to ensure that the just-in-time supplies are done at the field level. Third, we collaborate also with states that they do the cutting-edge planning much better. The question which was raised earlier, when we know 15 days earlier on a daily basis how many vaccines of different kind will come to us, it is equally important that we engage with the local community, we engage with the vaccination center at the field level and ensure that it is known to people across that area so that we are able to do whatever is made available smoothly to the people. Number 54. Sir, ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 कप्पा वेरिएंट के कोई केसेस आए हैं सर, कोई जानकारी इसके बारे में? दूसरी जानकारी सर, क्या सवाल यह है कि आपने कहा कि डेली केसेस में कमी आ रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ग्राफ बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया, 42,000 44,000 उसके आसपास, उससे नीचे नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है सर? आई थिंक जो सेकंड सवाल है वो उसकी बात पहले करनी चाहिए।
आप ठीक कह रहे हैं कि उसी पे है, स्लो हो गया है, पहले ऐसे डिक्लाइन हो रहा था, तेज गति से था, तेज स्पीड से था। तो ये दर्शाता है कि डोंट टेक द सिचुएशन फॉर ग्रांटेड। अगर 35, 36, 37 है तो पहली पीक, पहली वेव जब आई थी तो उसका जो मैक्सिमम था उसका अभी भी 1/3 है या 1/3 से भी ज्यादा है, ये हमें दर्शाता है। तो यही हम बार बार इसको आप खुद भी रियलाइज करते हैं, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, वर्किंग टुगेदर विद स्टेट गवर्नमेंट्स एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस। द वॉर इज नॉट ओवर, second wave is not over. Second wave is not yet over. It is perhaps more visible in some zillas, as you have seen, and more visible in 2 particular states, and also our smaller states in the northeast. But it is there. And so long as this is still raging there, this nation is not safe. We have seen this in the past, that there were localized, predominant localization in some areas, and then the situation explodes. So this is a warning to us that we must help accelerate this process of decline of this wave effectively to a much lower level, to the baseline, and the baseline has not yet been achieved. Baseline would be something when it is below 10,000 for 3 weeks at least. We'll say, okay, we have done it, 8,000, 9,000. So please, I think it's a very rightly pointed out, and I think it is building on the theme that we have brought forth to you, that second wave is not over. 35, 36, 38,000 cases per day is not a small number even now. It looks small in comparison to the high peak that we experienced, and fortunately we are here. And the fact that the rate of decline is somewhat slow tells us that if we do not together work hard on controlling the virus can take an upper hand. आपने दूसरा सवाल किया है कपा वेरिएंट का। कपा वेरिएंट जो है वो हमारे पीछे भी इस वेरिएंट की प्रेजेंस थी हमारे देश में। फरवरी मार्च के आसपास ये हमारे कुछ प्रदेश में आए थे ये पर्टिकुलर वायरस का जो वेरिएंट है, लेकिन धीरे धीरे डेल्टा वेरिएंट जो है, जो इससे मिलता जुलता है, ये B1.617.1 है, B1.617.1 है, और जो हमारा डेल्टा है वो 0.2 है। तो मिलता जुलता है। ये हमारे देश में ये कुछ प्रदेश में आए थे, लेकिन धीरे धीरे ये डेल्टा के आने के बाद ये सप्रेस हो गया है, पीछे चला गया, थोड़ा बहुत कहीं रह गया है मामूली सा, तो ये पीछे चला गया है, लेकिन ये रह चुका है यहाँ हमारे देश में। और कोई केस अगर डिटेक्ट हुआ है वो तो खैर इंफॉर्मेशन को सिद्ध करके ही कह सकते हैं। जस्ट टू से दैट वी हैड दिस वेरिएंट फॉर सम टाइम इन आवर नेशन, इट हैज बीन ओवरवेल्म्ड by the Delta variant, which is a related variant and much more transmissible variant, and that has been responsible for the second wave that we saw. This particular variant is much less in its intensity, but we believe this is on the margins. It has been replaced by Delta largely, लेकिन अगर केस आया है तो ठीक है, ऐसे वेरिएंट हैं अभी भी जो केसेस, सारे केसेस हैं वो डेल्टा के नहीं हैं, दूसरे वेरिएंट भी दिखाई देते हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में लेना चाहिए। लेकिन हमारा काम ये रहता है कि साइंटिफिकली नजर रखें कि इसके बिहेवियर की वजह से, इसकी प्रेजेंस की वजह से, इसके सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक हेल्थ के ऊपर, सिवियरिटी के ऊपर, ट्रांसमिसिबिलिटी के ऊपर, हमारे वैक्सीन के ऊपर। तो वो जैसे बाकी वेरिएंट्स में ये रहा है, इसके ऊपर वॉच करना, वो इसी प्रकार है। इसको भी हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये कापा वेरिएंट जो है वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में लेके इसके ऊपर नजर रखेंगे और हमारा सर्वेलेंस सिस्टम इसको वॉच कर रहा है। Thank you, friends. We will close the press conference now.